नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक R32 के इन्वर्टर एसी की गैस को स्टोर करेंगे, यानी उसे पंप डाउन करेंगे और उसको दोबारा से फिर शुरू करेंगे। दो विधियों के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अतिरिक्त सावधानियों का इस्तेमाल करना होगा। विशेषकर जो दोस्त नए हैं, जो अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ध्यान से वीडियो में बन रहिएगा और देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। अगर आप परिपक्व हैं, यानी कि करत अभ्यास के जड़ में तो हो सुजान, अगर आप अभ्यास कर करके इतना परिपक्व हो चुके हैं तो आप सामान्य विधि जैसा कि हम अन्य एयर कंडीशनरों में गैस स्टोर करते आए हैं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एम्पेयर मीटर का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। और एयर कंडीशनर जो हमारा इन्वर्टर टाइप होता है उसे आप चालू कर दीजिए और उसको अधिकतम लोड तक आने दीजिए, यानी कि ये धीरे धीरे अपने एम्पेयर गेन करता है, बढ़ाता है। और जब साइकिल पूरा अपने लोड पर आ जाए तो आपको डिस्चार्ज बंद करना है। ये वो विधि है जो हम अन्य एयर कंडीशनर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए हैं तो आप ऐसा ना करें। आपको कंपाउंड गेज के साथ ही गैस को स्टोर करना चाहिए, जो मैं अभी आगे क्लिप में बताऊँगा। अगर आप परिपक्व हैं तो ही आप अपने इस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इसे पंप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है और काफ़ी हाई प्रेशर की गैस है। जैसे डिस्चार्ज बंद करेंगे आपको सेक्शन का पोर्ट बंद कर देना है और आपका गैस स्टोर हो जाएगा। एम्पेयर को देखते रहिएगा, जब एम्पेयर 2 पर आ जाए तो यानी कि आपका गैस स्टोर हो चुका है। अगर आप नए हैं तो आपको कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा भी आप देख रहे हैं। उसके लिए आपको R32 या R410A के कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करना है, जो कि हम दाब और वैक्यूम मापने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे पास आज R22 का कंपाउंड गेज है तो हम इसके साथ करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब एयर कंडीशनर चल जाए तो ही आप कंपाउंड गेज एसी से लगाएं। अगर आप पहले ही कंपाउंड गेज एसी से लगा देंगे तो आपका कंपाउंड गेज ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा R32 रेफ्रिजरेंट है, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 240 से 245 psi के बीच है। और ये हमारा जो वैक्यूम गेज, जो हमारा कंपाउंड गेज है, ये इतना रीडिंग वाला नहीं होता। इसलिए आपको यहाँ पर R32 या R410A के गेज का इस्तेमाल ही करना चाहिए। एयर कंडीशनर को चला दीजिए, जब वो अपने पूरे लोड पूरी क्षमता से चलना शुरू हो जाए, यानी कि पूरे एम्पेयर ले, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा साइकिल पूरा क्षमता से चल रहा है। आप देखेंगे कि बैक प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो बैक प्रेशर 110 120 के पास आकर स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसका बैक प्रेशर है वो 110 से लेकर 120 psi के बीच है। देखिए आप बैक प्रेशर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि हमारा साइकिल अब पूरे क्षमता से चल रहा है। जो दोस्त नहीं है वो इस विधि के द्वारा ही गैस को स्टोर करें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको अतिरिक्त सावधानियां इस्तेमाल करनी होती है। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा आपको टाइमिंग का पता चलता जाएगा और आप फिर शायद इन उपकरणों के बिना भी कर लें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि उपकरणों के साथ ही आप ये कार्य करें, क्योंकि इन्वर्टर एसी और R32 रेफ्रिजरेंट के सिस्टम के साथ आपको उपकरणों का ही सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि जो R22 रेफ्रिजरेंट आता था वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता था और ना ही वो फ्लेमेबल होता था। इसलिए दोस्तों ऐसा रिस्क ना लें जो दोस्त नए हैं। धीरे धीरे आपके एम्पेयर बढ़ जाएंगे और जैसे ही आप डिस्चार्ज बंद करेंगे तो आप देखेंगे आपके धीरे धीरे एम्पेयर कम होते जा रहे हैं। दोस्तों वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि एम्पेयर आपके 2 एम्पेयर तक आ जाते हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। डिस्चार्ज को बंद करते ही बिल्कुल तेज़ी से आपका जो नीडल है वो वैक्यूम की तरफ भागेगा और आपको कुछ ही सेकंडों में अपने सेक्शन पोर्ट को बंद कर देना है। और जैसे ही आप बंद करेंगे तो एयर कंडीशनर को भी बंद करना है बिल्कुल इमीडिएटली। इससे पहले अपने हेल्पर को आप एमसीबी के पास खड़ा कर दें। ध्यान रखें, कभी भी रिमोट से एयर कंडीशनर को बंद ना करें, अपने हेल्पर को एमसीबी के पास ही खड़ा करें। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि एक अपना हेल्पर एमसीबी के पास अवश्य खड़ा रखें और जैसे ही आप आवाज़ दें तो एयर कंडीशनर को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, आपने वो सभी कार्य कर ली है, ब्रेजिंग कर ली है, पाइपिंग कहीं और से निकालना था तो वो निकाल ली है। उसके बाद ब्रेजिंग करने के बाद आप सिस्टम को वैक्यूम अवश्य करें। दोस्तों R32A रेफ्रिजरेंट एक हाई प्रेशर की गैस है, जिसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 400 से लेकर 510 psi के बीच में पहुंच जाता है। स्टैंडिंग प्रेशर जब आपका एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है तो 240 से लेकर 245 psi के बीच में, और बैक प्रेशर जिसे हम सेक्शन प्रेशर भी कहते हैं 110 psi से लेकर 120 psi तक चला जाता है। इसलिए आपको सिस्टम को वैक्यूम अवश्य करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा और जाता है, वैक्यूम करने के बाद आप कुछ देर होल्ड पर छोड़ दीजिए। अगर कोई लीकेज होगा पॉइंट तो आपको पता चल जाएगा, आपका वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा।
अगर आप सिस्टम को वैक्यूम नहीं करेंगे दोस्तों तो इसमें अनकंडेंसेबल गैसें रह जाएंगी, और जैसा आपको पता है कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर 400 से लेकर 510 पीएसआई तक पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि अगर अनकंडेंसेबल गैसें होंगी तो प्रेशर कितना ज़्यादा पहुंच जाएगा। इसलिए वैक्यूम अवश्य करवाएं, ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने दोनों जो सेक्शन पोर्ट डिस्चार्ज पोर्ट है वो बंद किए हुए हैं। वैक्यूम करने के बाद मैं कुछ देर होल्ड पर छोड़ रहा हूं, ताकि अगर कोई लीकेज होगी तो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और उसके बाद हम हल्की सी गैस छोड़कर लीकेज भी चेक करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस भी आपको अपनाना चाहिए। इससे अगर कोई बड़ी लीकेज होगी तो आपको वो कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगी। और माइनर लीकेज के लिए आप साबुन वाला घोल इस्तेमाल कर सकते हैं, झाग के द्वारा लीकेज चेक कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, ये एक मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है, इसलिए इस गैस के साथ काम करते हुए हम विशेष प्रकार के वैक्यूम पंप भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास विशेष प्रकार का वैक्यूम पंप नहीं है तो आप जब भी काम करें आपके पास वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। अगर आपका एरिया बंद स्थान पर है तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, हमेशा ध्यान रखें। मुसीबत कभी कहकर नहीं आती दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी सेफ्टी हमें ही करनी है। अब हम साबुन के झाग द्वारा लीकेज चेक कर रहे हैं। वैक्यूम करने के बाद मैंने डिस्चार्ज कर थोड़ी सी गैस छोड़ दी है, और उसके बाद साबुन के झाग द्वारा मैं लीकेज चेक कर रहा हूँ। ये जो कार्य है काफ़ी पेशेंस वाला कार्य है, इसलिए आपको इसमें सावधानी से और धैर्य से काम लेना चाहिए, और हर उस पॉइंट को, हर उस जॉइंट को चेक करना चाहिए जहाँ से लीकेज की संभावना हो सकती है। हल्की सी गैस छोड़ दीजिए। इस स्थान को हमेशा चेक कीजिए, यहाँ पर अक्सर माइनर लीकेज आपको मिल जाएगी। इंडोर वाले फ्लेल नट भी आप चेक कीजिए ध्यान से, आसानी से। पतली झाग के द्वारा आपको माइनर लीकेज मिलती है, अगर मोटी झाग लगाएंगे तो लीकेज आपको नहीं स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए ध्यान से ये सभी कार्य आपको करने हैं। इसलिए जब भी आप R32 इन्वर्टर AC को पंप डाउन करें तो कंपाउंड गेज का इस्तेमाल कीजिए। उसके द्वारा आप आसानी से पंप डाउन कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाएगा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि करत अभ्यास के जड़े मत होत सुजान, यानी कि हम अभ्यास करते करते इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हमें एक्यूरेट टाइमिंग का पता लग जाता है कि कब हमारा गैस स्टोर हो गया है, कब हमें एयर कंडीशनर बंद करना है। कहीं भी लीकेज नहीं है। मैं लीकेज इसलिए चेक कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, ताकि हम और कस्टमर दोनों सुरक्षित रहें। फिर आपको डिस्चार्ज खोल देना है धीरे धीरे। डिस्चार्ज पोर्ट को पूरी तरह से खोल दें, और उसके बाद सेक्शन पोर्ट को पूरी तरह से खोल दें। आपका एयर कंडीशनर पंप डाउन भी हो गया था और अब दोबारा से वर्किंग ऑर्डर में आ गया है। और सभी वाल्व के जो डेड नट हैं उन्हें बंद कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।